हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विकास। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो विकास का सिंपल सा अर्थ की बात करें तो इसका तो अर्थ होता है प्रगति होना, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अब विकास हम बात करने वाले हैं। आपके विकास और मेरे विकास बस की बात नहीं चल रही है सिंगल लोगों की, बल्कि बात कर रहे हैं हम पूरे देश के विकास के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, देश में बहुत सारे लोग रहते हैं और देश में हम देखते हैं जब तक सबका विकास नहीं होता तब तक तो हमें नहीं कह सकते कि मेरा विकास हो गया तो विकास हो गया, है ना। और विकास को हम देखते हैं, सभी के लिए विकास का मतलब एक सा नहीं होता है। वो कैसे? क्योंकि सभी के एम अलग अलग होते हैं, सभी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, तो सभी के लिए विकास का मतलब भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दो व्यक्ति, एक न्यू दिल्ली की बात करते हैं और एक ग्रामीण इलाके की बात करते हैं, ठीक है ना। दो पर्सन है यहाँ पे, एक ग्रामीण इलाका का है और ये कहाँ का है, न्यू दिल्ली में। अब डियर फ्रेंड्स, सरकार ने दोनों जगह क्या बिजली की व्यवस्था की, मतलब बिजली लाई गई। पहले ही से थी यहाँ पे, बल्ब यहाँ भी लगा और एक बल्ब यहाँ लगा दिया गया जो कि पहले नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, आप ही बताइए, क्या ये न्यू दिल्ली वाला खुश हो सकता है और इसके लिए विकास ये कह सकता है न्यू दिल्ली वाला कि हमारे यहाँ विकास हुआ है, या फिर ग्रामीण इलाके वाला बोलेगा कि हमारे यहाँ विकास हुआ है? तो आप समझ सकते हैं, आप ही बताएंगे कि ये बोलेगा कि नहीं हमारे यहाँ विकास हुआ है, जबकि डियर फ्रेंड्स इसके लिए विकास नहीं हो सकता, है ना। इसके लिए तो नॉर्मल है, पहले से बल्ब लगे थे, पहले से बिजली थी, कहाँ का विकास हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, इसके बाद भी हम देखें तो विकास के डियर फ्रेंड्स अलग अलग रूप होते हैं। किसी राष्ट्र में आर्थिक विकास होने से, पैसा से संबंधित, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ राष्ट्र का विकास हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे पहलू भी देखे जाते हैं, जैसे क्या वहाँ पे जागरूकता आ रही है, क्या वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो रही है, सुधर रही है, क्या स्वास्थ्य मृत्यु दर कम हो रहा है, साक्षरता, मृत्यु दर, लिंगानुपात, सब कुछ पहलू मिलाकर के ही ये अलग अलग विकास होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, है ना। तो सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं, विकास के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अर्थव्यवस्था में विकास। तो अर्थव्यवस्था वैसे होता क्या है? एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसों से रिलेटेड क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आर्थिक विकास के बारे में। देखिए, आर्थिक विकास मतलब पैसों से संबंधित विकास। अब पैसों से संबंधित विकास, आर्थिक विकास हम किसी देश का कैसे कह सकते हैं कि वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा हुआ है या हो रहा है? हम देख रहे हैं राष्ट्र में या देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। देखिए, पहले की लाइफ स्टाइल कुछ अलग थी, अब की लाइफ, विभिन्न मशीनों ने, विभिन्न प्रकार की गाड़ियों ने लाइफ स्टाइल कैसे इजी कर दी है। तो हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन किसी एक इंसान की लाइफ परिवर्तन को हम विकास नहीं बोल सकते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की यदि लाइफ चेंज हो रही है और प्रत्येक व्यक्ति की आय में, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम कहेंगे कि वहाँ पे आर्थिक विकास हो रहा है। अभी भी विकास नहीं बोल रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक विकास क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की अवधि में बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है। क्योंकि देश में सभी लोग रहते हैं, किसी एक की आय की वृद्धि हो रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उस देश का आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होना। इसके बाद देखिए विकास, तो आप समझते हैं विकास के हमने अलग अलग रूप बताए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं विकास की। सो फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं विकास। तो फ्रेंड्स, विकास का मतलब यहाँ पे सभी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, एक से नहीं होता है। वो आप बोलेंगे वो कैसे? फ्रेंड्स, हम पूरे भारत में, भारत के लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक, यही लिखा है यहाँ पे कि एक हाईवे का निर्माण करवाया गया हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कई लोगों ने तो बोला फ्रेंड्स कि नहीं विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जिनकी ज़मीन छिन गई थी, अब जहाँ पे हाईवे का निर्माण हो रहा था, तो डियर फ्रेंड्स वो किसान कभी नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पे विकास हो रहा है ना। तो इसका मतलब अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, यही लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ना हो तो, बस और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे एक पेन देख रहे हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे पहले कोई बिजली नहीं थी, लेकिन फिर यहाँ पे बल्ब लगा, बिजली आई, तो ये लोग बोलने लगे कि हमारे गांव का विकास हो रहा है। लेकिन न्यू दिल्ली में एक बल्ब लगाया उनके पापा ने, एक पर्सन थे, तो वहाँ पे नहीं बोला जा सकता कि नहीं यहाँ पे विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूर्ववत इतने सारे औद्योगिक उपकरण और साथ में बिजली बहुत दिन से है, तो उनके लिए विकास का मतलब इसको ये नहीं कह सकते। उनके लिए तो विकास का मतलब और ज़्यादा बल्ब और बहुत सारे जनरेटर और ये हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो ही उनको लगेगा कि विकास हो रहा है। जबकि बल्ब तो यहाँ भी लगा और वहाँ भी लगा, लेकिन विकास का मतलब बदल गया। ये लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ, लेकिन ये लोग नहीं बोल सकते, दिल्ली वाले, जैसे ये बच्चा है ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे विकास हो रहा है। इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। विभिन्न लोगों विकास की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों पर तय करती हैं कि किसी को कुछ चाहिए। हमको पता चला कि हमको ऐशो आराम वाली चीज़ें चाहिए है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसको दो टाइम की रोटी ही मिलने लगे तो वो बोलेगा कि हाँ विकास हो रहा है ना। आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है, लक्ष्य पर डिपेंड करता है कि विकास का मतलब। एक व्यक्ति गांव में रहता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं विकास को, कि एक व्यक्ति क्या करता है, गांव में रहता है और वहाँ जहाँ पे कोई बस वगैरह नहीं चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड ही नहीं है अच्छी, उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जा कर के उसे पक्की सड़क मिलती है। और उसके गांव में एक छोटी सी सड़क, गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, और फिर चलने लगें, छोटी छोटी गाड़ियाँ चलने लगें और सड़क बन जाए, तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए तो वह क्या होगा, विकास होगा कि नहीं होगा? वो बोलेगा कि विकास हो रहा है। जबकि यही सड़क न्यू दिल्ली में बना दी जाए तो क्या वो बोल सकता है? नहीं। और दिल्ली में रहने वाला एक व्यक्ति है, एक अन्य व्यक्ति जो कि डियर फ्रेंड्स दिल्ली राजधानी के क्षेत्र की बाहरी सीमा पर रहता है, और उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ता है बस स्टैंड से। इसके बाद ऑटो रिक्शा पर कम से कम 1 घंटे की सवारी करने के बाद वह मेट्रो पर स्टेशन पर पहुंचता है। उसके बाद मेट्रो स्टेशन में से 1 घंटा सफ़र करने के बाद वह ऑफिस पहुंच जाता है। यदि डियर फ्रेंड्स उसके लिए मेट्रो आसपास पहुंच जाए, उसके घर के आसपास, तो ही वह बोलेगा कि विकास हो रहा है। जबकि यहाँ पे मेट्रो की कौन बात, सड़क बन गई तो बोल रहे हैं कि विकास हो गया, है ना। तो ये होता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है कोई भी कहीं का विकास। आई होप आपको विकास क्लियर हो गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अभी तो हमने आर्थिक विकास की बात की। देखिए, ऊपर दिए गए उदाहरण बताते हैं कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारक और सरकार की विकास की ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके, पहुंच सके। सरकार को ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए या फिर बनाती है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति पर ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम एक व्यक्ति के कारण हम कोई ऐसी नीति ला दें तो वो बस बोले, वो बस बोलेगा कि विकास हो रहा है, और जबकि रह तो बहुत सारे रहे हैं लोग। सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ऐसी नीतियाँ सरकार लाती है ना, उस ऐसे लक्ष्य रखती है विकास के। अब विकास के फ्रेंड्स ये बस लक्ष्य नहीं होते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर चीज़ों से संबंधित। विकास के कुछ सोशल या परंपराओं से रिलेटिव भी लक्ष्य होते हैं। हम देखते हैं जहाँ का विकास हो जाता है वहाँ पे विकास वही होता है ज़्यादातर जहाँ पे व्यवहार चेंजिंग होती है, परंपराएं में जागरूकता आती है, वहीं पे ज़्यादातर विकास होता है। क्योंकि यदि हम परंपराओं में जकड़े रह गए तो विकास की उम्मीद करना तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। जैसे बराबरी, ज़्यादा आय, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान का अधिकार, परिवार की सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। इनको भी, ये भी क्या हैं, विकास के ही लक्ष्य हैं। हम देख रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और जागरूकता लाई जा रही है, तो ये क्या है, ये विकास है। ये विकास की, इससे आर्थिक विकास भी होगा, हम ये बिल्कुल पूरी तरह से मान सकते हैं। क्योंकि यदि स्वतंत्रता मिलेगी लोगों को, हम देख रहे हैं 300 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया, उस समय हमारा भारत विकसित बिल्कुल नहीं हुआ, और जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो 50 साल तक हमारी आय कितनी बढ़ोतरी हुई, धीरे धीरे हम कितने जल्दी विकसित हो रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी विकास ही है, ये भी विकास के क्या है, लक्ष्य है। हम कह सकते हैं कि हमारे गांव का, यदि हमारी परंपराओं को, ओल्ड परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, नई जागरूकता लाई सकती है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि हमारे गांव का विकास हो रहा है ना। इसके बाद देखिए, आगे चलते हैं। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार
2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 45,30,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, उसको ही क्या कहा जाता था, समृद्ध या फिर विकसित देश कहलाते थे, राष्ट्र। और 2006 के अनुसार 2004 में जिनकी आय कितनी थी, 45,30,000 थी, उनको विकसित राष्ट्र प्रति व्यक्ति, जिन देशों में एक वर्ष में जिनकी आय इतनी हो जाती थी उसको हम विकसित राष्ट्र कहते थे, जिस देशों में प्रत्येक लोगों की आय। लेकिन यदि हम बात करें अविकसित देश या जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, हमारा भारत अभी भी क्या है, विकसित देश की श्रेणी में नहीं आया है। ये सबसे बड़ी खेद की बात है। अभी क्या है, हमारा देश विकासशील है। तो डियर फ्रेंड्स, जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, उसको विकास या शील या फिर निम्न आय देश वाले देश कहा जाता है, निम्न आय वाले देश कहा जाता है। 37,000, ठीक है। और जिनकी आय 45,30,000 रुपये थी, उनको ही विकासशील की श्रेणी में रखा गया था, विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार क्या कहती है इसकी रिपोर्ट। यूएनडीपी राष्ट्रीय विकास के अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इन लोग मापते हैं। किसके आधार पर, यदि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार उस राष्ट्र का स्वास्थ्य का अच्छा स्तर अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था, तो ही हम मान सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, विकास हो रहा है। विकास के लक्ष्य क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यदि बढ़ रही है तो ही हम कह सकते हैं ना कि आर्थिक विकास हो रहा है। इसके बाद आर्थिक विकास, स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार के निर्भर करते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रति व्यक्ति आय की बात करें यदि हम, तो जब देश की कुल आय, देश की हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि बात करें तो देखिए कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। जितनी भी देश में आय हुई है उसको किससे भाग दे सकते हैं अपन, जितनी वहाँ पे जनसंख्या है उसे हम एक व्यक्ति की आय निकाल सकते हैं। वर्ष 2006 की विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 28,000 थी, और विकासशील तो ये क्या है, 37,000 से भी कम है भैया। 2006 में 37,000 से भी कम थी, जबकि 37,000 में क्या था, विकासशील देशों में आते थे। इसके बाद विकासशील से भी बहुत बदतर थी 2006 में। और अब कितनी हो गई है, 1.42 लाख हो गई है अभी, 1.42 लाख। लेकिन अभी भी हमने देखा 2006 में जो गणना की गई थी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों के लिए, तो कितनी थी, 45 लाख, है ना, 45 लाख के और ज़्यादा थी, 45 लाख। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ 30,000, 45,30,000 होनी चाहिए सालाना की आय प्रत्येक व्यक्ति की, तो ही हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते थे। लेकिन अभी भी हमारी 1.42 लाख ही है। इसके बाद देख सकते हैं अपन हमारी राष्ट्रीय आय। तो फ्रेंड्स, हमारी ऑल इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी हमने देखी, 1.42 लाख देखी, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। 2006 में मानव विकास ने रिपोर्ट जारी की थी, तब होनी चाहिए थी इससे भी ज़्यादा, 145 लाख के समथिंग और 30,000। देखिए राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आखिर होते क्या हैं ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में उत्पादित कुल आय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, जो कुल आय उत्पादित होती है, ठीक है ना। या क्या लिखा है, किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। हर प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से होने वाली आय की इसमें गणना की जाती है। जो जितनी जहाँ से जैसी आय प्राप्त हुई है हमको, हमारे राष्ट्र को, उसको ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पूरे देश में जितनी भी आय हमें प्राप्त हुई है उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्रिया हुआ, आर्थिक क्रियाओं से होने वाली आय को गणना की जाती है। इसके बाद अभी तो हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा है, अब सकल घरेलू उत्पाद आखिर होता क्या है, चलिए उसके बारे में बात करें।
देखिए, किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। जैसे हम देखते हैं हमारे एक निश्चित अवधि में सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, एक निश्चित अवधि में होना चाहिए, जैसे 1 साल के अंदर, और हम कितनी आय हमने प्राप्त की, है ना, और उससे वो घटा देना है। ये नहीं कि हमने बार बार उसी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे एक बार हमने गेहूँ खरीदा, फिर बाद में गेहूँ हमने 2 रुपये किलो खरीदा, इसके बाद आटा बनवाया तो अब बेचेंगे तो कितने 2 रुपये उसमें लगे तो 4 हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, अभी 4 हो तो गए, लेकिन अभी इसको तो 2 रुपये मिले थे गेहूँ वाले को, और इसने भी प्रॉफिट किया तो कितना मिला इसको, इसने गेहूँ खरीद कर इसको बेचा किसको, आटा बनवा के उद्योगों को, तो इसको भी 2 रुपये मिले, है ना। तो लास्ट वाली कीमत हम जोड़ेंगे, तो इसको ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जो आय प्राप्त होती है किसी भी देश में उत्पादित कुल आय के से निर्यात आय वाली घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है कि 1 साल में जितनी आय प्राप्त हुई है उसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद आय कहते हैं, और इसमें निर्यात को घटा देते हैं। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, शिशु मृत्यु दर। अब हम देखते हैं इस पर भी विकास निर्भर करता है कि हम देखते हैं हमारे देश में शिशु का कितना जन्म हो रहा है, कितने अच्छे से पालन पोषण हो रहा है उनका, तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है, क्योंकि अन्य लक्ष्य भी हमने देखे थे, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हर वर्ष शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, कितने में मापा जाता है शिशु मृत्यु दर, तो 1000, ठीक है ना, 1000 एक साल, हर 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 1000 जन्म में से 1 साल की उम्र में से पहले मरने वाले बच्चों की शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है उसको हम मृत्यु दर कहेंगे। जैसे 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं, इससे लिंगानुपात मापा जाता है। इसी प्रकार 1000 जो बच्चे जन्म लिए थे उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है उसको हम मृत्यु दर कहेंगे। यदि ज़्यादा हो रही है तो हमारे यहाँ का मृत्यु दर ज़्यादा सही नहीं है, ये मतलब बेकार है, ज़्यादा अच्छे से पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो प्रेग्नेंट वाली स्त्रियों की, या फिर डियर फ्रेंड्स जन्म लेने वाले बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं हो पा रही है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा है कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास की दृष्टि से उतना बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है, इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15% था। कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 30.15% था। इससे पता चलता है कि भारत की आज भी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं डियर फ्रेंड्स, अच्छी नहीं हैं। इतने ज़्यादा बच्चे क्योंकि ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो स्वास्थ्य सेवाएं हमें सुधारनी चाहिए। इन सब से हमें विकास का पता चलता है, इसी से, क्योंकि हमारे बच्चे ही क्या होते हैं, हमारा फ्यूचर होते हैं, और उनको सलामत रखना हमारा सबसे बड़ा काम होता है। देखिए, पुरुष महिलाओं में लिंगानुपात की बात करें, क्या इनकी नीतियों में क्या बढ़ोतरी हुई है? पुरुष महिलाओं का लिंगानुपात, क्या अभी भी असमानताएं ही चलती जा रही हैं? अभी भी हम देखते हैं कि क्या अभी भी स्त्रियों और पुरुषों के बीच मतभेद किया जा रहा है? तब तो ये लिंगानुपात खराब होता जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे एक विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। देखिए, इसको कैसे मापते हैं लिंगानुपात को? तो लिंगानुपात को बस वैसे ही जैसे शिशु मृत्यु दर मापते हैं, प्रति 1000 पुरुष में। इसमें ये देखते हैं कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं। आगे हमने यहाँ का एरिया तक का गिने, सभी लोगों को गिनती लगाई, तो हमने देखा कि 1000 पुरुष थे यहाँ पे। अब इन 1000 पुरुष, यहाँ पे महिलाएं पुरुष थे, तो इन 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं थी, है ना। तो इसकी से हम लिंगानुपात कहते हैं। देखिए, यही लिखा है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000, हाँ, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। यदि यह आंकड़ा कम होता है तो इससे पता चलता है कि उस देश में, राज्य में महिलाओं का खिलाफ कितना खराब
माहौल है। यदि हम देख लिए कि 1000 पुरुष हमने गिन लिए और महिलाएं उतनी नहीं हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो उनका माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 940 महिलाएं थीं। कितनी थी? 940। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों में देखा जाए भारत में, तो डियर फ्रेंड्स कितनी महिलाएं थीं? ओनली 940 महिलाएं थीं। मतलब 60 महिलाएं फिर भी कम ही थीं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 931 है। हमारे मध्य प्रदेश में 931 लिंगानुपात है अभी महिलाओं का। 1000 यदि महिलाएं हैं तो 931 ही, 1000 पुरुष हैं तो 931 ही हमारे यहाँ महिलाएं हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये है, अभी भी उतनी बेटर नहीं हुई है हमारे। और यदि महिलाओं की स्थिति, और यदि हम बात करें हम अपने पूरे इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो पूरे इंडिया में महिलाएं कहाँ पे, किस वाले राज्य में ज़्यादा है? अभी तो हमने औसत बताया है पूरे भारत का, जो कि 940 बताया था भारत में। तो डियर फ्रेंड्स पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? वो है हमारे केरल में। उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। वहाँ पे 97% हैं, सीधे 96-97, है ना। इसके बाद सबसे खराब स्थिति कहाँ है? तो हरियाणा में पुरुषों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं, देखिए जन्म के समय संभावित आयु। अब आप बोलेंगे जन्म के समय संभावित आयु कितनी, मतलब जन्म से लेकर के कितने दिनों तक लोग या फिर कितने सालों तक लोग जीते हैं, कितनी उनकी आयु होती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे भी हमारे विकास का ही पता चलता है। यदि हमारा राष्ट्र विकसित है और सब कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं हमारे राष्ट्र की, तो फ्रेंड्स उनकी आयु और एनवायरनमेंट अच्छा है, तो फिर क्या होगा? तो ही लोग ज़्यादा दिनों तक जी पाएंगे, रह पाएंगे। देखिए एक औसत वयस्क अधिकतम आयु जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो वयस्क है, जो जितनी उम्र तक जीता है उसको क्या कहते हैं? संभावित आयु कहते हैं, कि ज़्यादातर इतने ही लोग हमारे यहाँ पे जीते हैं, संभावित। 2011 की जनगणना की जाए तो उसके अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु 67 साल ही निकली थी, औसत या संभावित आयु। इतने साल ही के लोग थे जीवित हमारे भारत में ज़्यादातर। इसके बाद यदि महिलाओं की देखी जाए तो महिलाएं क्या पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं? तो डियर फ्रेंड्स राइट, महिलाओं की संभावित आयु 72 साल थी। कितनी थी? 72 साल। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश में मूलभूत आवश्यकताएं बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, तो स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और लोगों की आय भी अच्छी होगी और यहाँ से संभावित आयु भी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में जहाँ पे औसत वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा। डियर फ्रेंड्स यदि वही हमने बताया, यदि हमारे देश का विकास होगा किसी भी देश का विकास होगा तो ही वहाँ पे लोगों की ज़्यादातर आयु मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलेंगी, बेहतर जीवन सुविधाएं मिलेंगी, तो लोगों की जल्दी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद डियर फ्रेंड्स यदि हम साक्षरता दर देखें, क्या हमारा देश विकसित हो रहा है, क्या शिक्षित हो रहा है, ये भी क्या है, अन्य लक्ष्य हैं हमारे विकास के। देखिए साक्षरता दर, अब साक्षरता दर को क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हम विकास को यदि माने तो विकास तभी हो सकता है जब लोग साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, है ना। तो इसीलिए हम साक्षरता देखें हम अपने भारत की, तो साक्षरता मापते कैसे हैं? तो 7 वर्ष या उससे अधिक लोगों से अधिक आयु वाले लोगों में साक्षरता जनसंख्या अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। मतलब जो 7 वर्ष से लोग ज़्यादा हैं उनके आधार पर देखा जाता है कि कितने लोग साक्षर हैं, है ना। बाकी तो अब छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, हाँ, तो 7 वर्ष से ऊपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। निबल उपस्थिति 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे उस आयु वर्ग के आते हैं, जो कुल बच्चों का % निकाला जाता है, फिर उपस्थिति का अनुपात लगाया जाता है। तो हमारे भारत में यदि औसत साक्षरता की बात की जाए तो कितना है %? 77% है।
कितना है, 77% है साक्षरता दर हमारे भारत की। यदि हम बात करें सर्वाधिक साक्षर राज्यों की, हमारे भारत के अंदर जो राज्य हैं 28 राज्य उनकी, तो सबसे ज़्यादा साक्षर है हमारा केरल राज्य। कौन सा? केरल, इसीलिए वह ज़्यादातर विकसित है। इसके बाद सबसे कम की बात करें तो हमारा जो बिहार पड़ता है डियर फ्रेंड्स, बिहार सबसे ज़्यादा साक्षरता कम वाला राज्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई है। अब आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय आय, देश के अंदर तथा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशी से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब जो देश में विभिन्न चीज़ों का उत्पादन होता है, उद्योग धंधे चलते हैं और सेवाएं दी जाती हैं, उन सभी को जोड़कर जो आय प्राप्त होती है। साथ में जब हम विदेश में भी चीज़ों को बेचते हैं और जो उनसे आय मिलती है उसको भी हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय ही कहा जाता है उसको। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। BMI, राष्ट्रीय आय क्लियर हुआ। जितनी भी आय हमें प्राप्त होती है देश और विदेश से, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल पूरी राष्ट्र की आय, ठीक है। BMI शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिकी को कहते हैं, ठीक है ना। शरीर का द्रव्यमान कितना है, हम देखते हैं बहुत से लोग मोटापा से ग्रस्त बीमारी से होते हैं, तो कुछ लोग हम देखते हैं पतलापन से ज़्यादा परेशान रहते हैं, कुछ मोटापे से। तो इसी शरीर का द्रव्यमान आखिर होना कितना चाहिए? तो देखिए, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि उसको अल्प पोषित किसे कह सकते हैं? वयस्क को, यदि उसका वजन 18.5 से भी किलो से कम है, उसको कुपोषित कहेंगे। अगर जिसका वजन 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है, उसको ऐसा कहा जाता है, ठीक है। 18 से कम, 18.5 से, तो उसको कुपोषित, और 25 से ऊपर मोटापा से ग्रस्त है वो इंसान, ये मान सकते हैं। आधारभूत संरचना, देखिए आधारभूत संरचना के बारे में अपन जिक्र करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, का काम करती है आधारभूत संरचना। अब डियर फ्रेंड्स, ये आखिर आधारभूत संरचना होती क्या है? अब बताइए आप ही, हड्डी का काम करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, वो भी इकोनॉमी को। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आधारभूत संरचना मतलब आधार होती हैं देश का, इनके बिना बहुत सारा काम पूर्णतः रुक जाता है। जैसे इसके बिना ना तो कोई उद्योग धंधे चल पाएंगे आपके, ना कोई बिजनेस ऐसा वगैरह। तो ये आधार हुआ कि नहीं हुआ हमारे देश का? जैसे सड़क है, रेल है, विमान है, पतन है, विद्युत उत्पादन है, किसी भी देश की आधार अर्थव्यवस्था की जान होते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि विद्युत का उत्पादन ना किया जाए तो कितनी सारी मशीनें अभी की अभी बंद हो जाएंगी। सड़क ना हो, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाएं, तो क्या विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। रेल से कितने ज़्यादा माल का आवागमन होते हैं, तो हमारी इन सभी यदि चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः लड़खड़ा जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है आधारभूत संरचना। किसको? रेल को, सड़क को। सड़क, विमान है, पतन है, बिजली है, उत्पादन है, ये सभी, है ना। अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियां बेहतर होती हैं, इससे हर तरफ की समृद्धि होती है। यदि आधारभूत संरचना हमारी अच्छी है तो ही डियर फ्रेंड्स हमारी हर तरह से समृद्धि हो पाएगी, वरना नहीं। तो इसलिए हमारे विकास का इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं आधारभूत संरचना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मानव विकास सूचकांक। तो फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक, डियर फ्रेंड्स, मानव का विकास सूचकांक की बात करें तो ये ब्रॉड अवधारणा है। मानव विकास हमने देखा कि एक चीज़ पर निर्भर करता है, साक्षरता भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो हम मान सकते हैं वहाँ का उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में मानव का विकास हो रहा है। पैसे संबंधित अर्थव्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और सब चीज़ों की गुणवत्ता युक्त तो होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मानव विकास अच्छा है।
चलिए बात करते हैं। देखिए, मानव विकास, आय और अन्य कारकों की समेकित सूची, इसके आधार पर वर्गीकृत किसी भी देश की उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास का स्तर मूल्यांकन करने का मापदंड होता है। विभिन्न देशों में उनका गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उन तो ही हम मान सकते हैं। उनकी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि आय बस अच्छी होनी चाहिए। यह विभिन्न देशों में विकास का स्तर मूल्यांकन करने का मापदंड है। इससे देश की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, मानव विकास किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हम देखते हैं वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसकी शैक्षिक स्थिति होनी चाहिए उस देश की, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मानवों का विकास हो रहा है। ठीक है ना। देख सकते हैं आप इस आधार पर, जैसे विकसित देश किसे कहते हैं, परिभाषा के आधार पर वह देश जिसकी औद्योगिकीकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, विकसित देश कहा जाता है। और वह देश जिसकी औद्योगिकीकरण की गति धीमी होती है और आय भी अच्छी, प्रति व्यक्ति आय अधिक नहीं होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, विकासशील देश कह सकते हैं। अब विकसित देशों के लिए और क्या है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, समृद्ध होते हैं वहाँ के लोग, जबकि गरीब देश में, विकासशील देश में वो लोग गरीब होते हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते हैं। पूर्व प्रयोग संसाधनों का वो पूर्णतः प्रयोग करते हैं, जबकि इन लोग संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साक्षरता, विकसित देशों की साक्षरता उच्च होती है, जबकि हम देखते हैं विकासशील देशों की साक्षरता उतनी अधिक नहीं हो पाती है। स्थिति वहाँ की। विकास और समृद्धि, विकसित देशों में विकास और समृद्धि का उच्च प्रौद्योगिक विकास होता है, जबकि विकासशील देशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे समानता की स्थिति देखें तो विकसित देशों में सभी को समान माना जाता है, जबकि अविकसित देशों में छुआछूत, बुराइयों में जकड़े रह जाते हैं, मतभेदों में विभिन्न प्रकार के। मानव विकास सूचकांक यहाँ का उच्च होता है, जबकि यहाँ का डियर फ्रेंड्स विकासशील देशों का निम्न होता है। सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे विकसित देशों का उच्च होता है, जबकि विकासशील देशों का निम्न होता है। तो ये देखें हमने क्या है, समेकित मानव विकास सूचकांक, इन पर डिपेंड करता है कि हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में विकसित देशों किसे कहते हैं, है ना। वहाँ की राष्ट्रीय आय भी अच्छी होती है, वहाँ पे साक्षरता स्तर भी अच्छा होता है, वहाँ पे समानता होती है और जागरूकता होती है। ये सभी मायने रखते हैं हमारे मानव विकास सूचकांक के लिए। तो ही हम कह सकते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि बस आय अच्छी हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो हम बोल दें कि नहीं, हमारे यहाँ का मानव विकास सूचकांक। देखिए फ्रेंड्स, विकास के ज़रूरी लक्षण, ऊपर हमने बहुत सारी लिस्ट देखी हमने, किसको हम विकसित देश मानते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ऊपर दी गई लिस्ट भी अभी परिपूर्ण रूप से नहीं मानी जा सकती, लेकिन इस लिस्ट में दिए गए लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इन लक्ष्यों द्वारा कई लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो जाती है, ठीक है ना। और भी देखते हैं अपन इसी प्रकार भी डियर फ्रेंड्स, देख रहे हैं अपन, देखिए यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय हम देखें 2003 की, पंजाब, केरल और बिहार की तीनों का आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय 26,000 थी पंजाब की, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 22,800 केरल की है, बिहार की है 5,700। सबसे कम क्या यहाँ कही है डियर फ्रेंड्स, बिहार की है। और सबसे ज़्यादा हम देखें तो हमारे केरल की आय पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पंजाब किस में है सबसे आगे हमारा, पंजाब राज्य आय में। और यदि हम शिशु मृत्यु दर देखें, तीनों का आंकड़ा डियर फ्रेंड्स, तो तीनों का आंकड़ा यदि हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर में, तो यहाँ पंजाब का आंकड़ा कितना है शिशु मृत्यु दर में, 49 है, जबकि केरल में और कम है। तो केरल में कम है तो सही है, कम मरते हैं बच्चे, है ना। जबकि यहाँ पे आय ज़्यादा यहाँ है, कम शिशु मृत्यु दर यहाँ कम है। और यदि बिहार की देखें तो 60 है, तो बिहार का तो बहुत ज़्यादा घटिया आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में सर्वाधिक 60% बच्चे ख़त्म होते हैं, फिर पंजाब में और फिर केरल में।
इसके बाद यदि साक्षरता दर की बात करें तो हम देखें पंजाब का साक्षरता दर हाई है, कितना है, उतना हाई तो नहीं है, कितना है 70 है। जबकि केरल की बात करें तो केरल में 91 है, कितना है 91, अच्छा है केरल में, केरल में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ का तो बिल्कुल घटिया दिखाई दे रहा है हमको, बिहार में तो सर्वाधिक कम साक्षर लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं डियर फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है हमारा बिहार। तो हम देखते हैं कहीं हमारा पंजाब, इसके बाद निबल उपस्थिति, मतलब कि जो 1 से 4 तक की उपस्थिति का अनुपात यदि हम देखें तो पंजाब में 81% बच्चे जाते हैं, केरल में 91 जाते हैं, और यहाँ पे भी ये भी बिहार में सबसे कम जाते हैं। तो हमने इस सारणी में क्या देखा फ्रेंड्स, हमने देखा कि एक और तो राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में हमारा पंजाब विकसित माना जाएगा, दूसरी ओर यदि हम देखें तो ये सब आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के आंकड़े से ज़्यादा बेटर यहाँ के हैं, इनके आय भले ज़्यादा नहीं है लेकिन साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और निवल उपस्थिति तो ज़्यादा हमारा केरल है ना। तो कहीं हम देखते हैं कि तो किसके आधार पर हम मान सकते हैं, तो यही यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस टेबल में दिए गए आंकड़े विकास के कुछ रोचक पहलुओं को दिखाते हैं। ये आंकड़े विकास के अलग अलग पहलुओं के बीच कुछ रिश्तों को दिखाते हैं, चलिए इनको देखते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में यदि हम देखें तो पंजाब सबसे ज़्यादा आगे है, सबसे ऊपर है, और बिहार सबसे नीचे है। इसके बाद यदि हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इस मामले में भी हम, पंजाब नहीं आ रहा है, फिर केरल की तुलना की थी हमने पंजाब से, तो वहाँ की स्थिति तो और ख़राब है पंजाब की। इससे यह पता चलता है कि केरल स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर है, और जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में पंजाब बेटर है। केरल और पंजाब अधिकांशतः हम देखें स्कूल जाने की बात करें तो, और बिहार की बात करें तो सबसे उपस्थिति खराब कहाँ की है, बिहार की है। अधिकांश बच्चे केरल और पंजाब में जाते हैं लेकिन सबसे घटिया स्थिति बिहार की सामने आती है। इन आंकड़ों से डियर फ्रेंड्स क्या निष्कर्ष निकलता है, इन आंकड़ों से निष्कर्ष निकलता है कि इन तीनों राज्यों में केरल सबसे विकसित राज्य है, क्योंकि हमने देखा था 3 चीज़ों में तो केरल आगे है, और बिहार सबसे क्या है, पिछड़ा हुआ राज्य है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको विकास का मतलब समझ में आ गया होगा। विकास आखिर क्या होता है, सभी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सबके एम अलग अलग होते हैं, हमने ये देखा। विकास विकास को हम एक चीज़ से नहीं मान सकते, समेकित अवधारणा है विकास। हम देखते हैं विकास के लिए तभी माना जाता है, साक्षरता अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए तो ही, और राष्ट्रीय आय तो होनी ही चाहिए, और प्रति व्यक्ति आय, सभी को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है। अब डियर फ्रेंड्स सभी के लिए हमने विकास की बात बताई थी कि सभी को विकास का मतलब एक सा नहीं होता है, इसलिए सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आती है जिससे कि सभी को प्रॉफिट हो सके उसमें। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको विकास वाला लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आधारभूत संरचना, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सबके बारे में फुल डिटेल से हमने बात कर ली है।